I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of jurisprudence. In the last previous class of jurisprudence, we have already discussed about the various aspects of philosophical school of jurisprudence. टोटल जो है jurisprudence में 6 प्रकार के स्कूल ऑफ jurisprudence है जो मैं आपको अच्छे से 5 जो है वो डिस्कस करवा चुकी हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा, द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ jurisprudence। ये स्कूल ऑफ जो है ये भी इम्पोर्टेंट स्कूल है, ऐसा नहीं कि आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते। कुछ ये मानते हैं कि ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से निकला और कुछ ये मानते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें भी आगे 2 सब पार्ट्स हैं जिसको मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी। और अगर आपको मान लो लास्ट वाला जो कंसेप्ट है फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस अगर समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, उसकी थ्योरी को समझिए, अपने नोट्स बनाइए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार सुनकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई इश्यू रह जाता है तो मैम का व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जो था फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस करवा दिया था, उससे पहले हम 4 अलग स्कूल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। अगर आप ये समझो कि अगर सिंपल सेंस में आप समझो तो रियलिस्टिक क्या होता है, रियल का मतलब वास्तविक, तो रियलिस्टिक क्या होगा, वास्तविकता से जुड़ा हुआ स्कूल है। ये जो वास्तविकता है, ओरिजिनलिटी है, जो सोसाइटी में मौजूदा टाइम में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वास्तविक तौर पर, ये उन्हीं पर विश्वास करता है। यानी कि ये किसी इमेजिनेशन पे, किसी जम्पशन पे ये विश्वास नहीं करता। ये नहीं मानता कि कुछ हम विचार कर लें, सोच लें और कुछ अपनी कल्पना में हम कुछ करते हैं तो ये उस पर कोई भी अपनी बात को नहीं रखता। ये पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित होता है और वास्तविकता को ही मानता है। इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा लेंथी टॉपिक ये नहीं है, लेकिन हमें इसको भी अच्छे से डिस्कस करना है। ये कहता है कि द रियलिस्टिक अप्रोच टू लॉ इज़ ए पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल अप्रोच। हमने सोशियोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा था। सोशियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हमने जो है 6 जूरिस्ट डिस्कस किए थे। मैंने आपको समझाया था, अच्छे से डिस्कशन करवाया था। मॉन्टेस्क्यू थे, ऑगस्ट कॉम्टे थे, रुडोल्फ वॉन हियरिंग, यूगन एयरलिख, रोस्को पाउंड, लियोन डगिट। और इनमें जो मॉन्टेस्क्यू जो थे वो तो हमने जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस उसके अंदर भी उनको डिस्कस किया था और उनकी बुक का नाम भी मैंने आपको करवाया था, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ लॉ। और उसके बाद हमने इसमें ऑगस्ट कॉम्टे को भी डिस्कस किया था। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे सोशियोलॉजी के जनक माने गए थे, तो उनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। रुडोल्फ वॉन हियरिंग जो थे वो ये मानते थे कि लॉ जो है वो किसी पर्पज से होता है। तो रुडोल्फ वॉन हियरिंग के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उनकी जो थ्योरी थी वो सोशल इंटरेस्ट थ्योरी पर उन्होंने काफ़ी अपनी डिस्कशन दिया था और उन्होंने बताया भी था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, इन 3 पॉइंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था। लेकिन उनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। उसके बाद यूगन एयरलिख जो थे वो ये मानते थे, वो भी सोशियोलॉजी के एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फाउंडर माने गए थे। और उन्होंने ये माना था कि जो लॉ होता है वो लेजिस्लेशन में नहीं है बल्कि सोसाइटी में ही होता है। कि लॉ वो नहीं है जो लेजिस्लेशन ने बना दिया, सरकार ने बना दिया, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ने बना दिया। लॉ वो है जो सोसाइटी में प्रिवेल करेगा। तो उसके बाद हमने रोस्को पाउंड की थ्योरी डिस्कस की थी जिसमें सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी था। सोशल इंजीनियरिंग को डिस्कशन किया था हमने अच्छे से। रोस्को पाउंड ने लॉ और सोशल इंटरेस्ट को भी डिस्कस किया था। और रोस्को पाउंड ने ये भी बताया था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, व्यक्ति के खुद की जो इंटरेस्ट उनके फ़ायदे की चीज़ होती है, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होती है। उन्होंने ये सब कुछ डिस्कस किया था। सामाजिक इंटरेस्ट की उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने जो है जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी उन्होंने डिस्कस किया। तो ये बताया था कि जो लॉ जो होता है उसका मेन पर्पज होता है जस्टिस दिलवाना। अगर आप जस्टिस नहीं दिलवा पाओगे तो लॉ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उन्होंने जुराल पोस्टुलेट्स का भी वर्णन किया था। जुराल पोस्टुलेट को आप दूसरे सेंस में मान सकते हो कि उन्होंने क्रिमिनल लॉ, पैटेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो जुराल पोस्टुलेट्स में उन्होंने डिस्कशन किया था। उन्होंने ये बताया था कि जुराल पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया भी है कि जुराल पोस्टुलेट्स का मतलब है राइट्स और ऑब्लिगेशन को रिलेटेड होंगे। यानी कि जहाँ राइट्स होंगे वहाँ उनके ऑब्लिगेशन भी साथ साथ डिसाइड होंगी। तो ये था सोशियोलॉजिकल अप्रोच। जो रियलिस्टिक स्कूल है वो सोशियोलॉजिकल अप्रोच से ही निकला है, क्योंकि सोशियोलॉजिकल जो अप्रोच थी वो सोसाइटी के अंदर जो जिस प्रकार का माहौल है उसी के हिसाब से लॉ बनाने की बात करती है। और ये भी जो है रियलिटी की बात करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सम टाइम कॉल्ड एज द लेफ्ट विंग ऑफ सोशियोलॉजिकल और फंक्शनल स्कूल।
तभी तो इसको कई बार जो है सोशोलॉजिकल स्कूल और फंक्शनल का मतलब है जो हम गतियाँ करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं, उन्हीं का स्कूल इसे माना गया है। इट डिफर्स फ्रॉम सोशोलॉजिकल स्कूल, ये सोशोलॉजिकल स्कूल से अलग भी था उस मायने में कि ना तो इसने किसी सोशल स्टडी का डिस्कशन किया था और ना ही इसने जो है किसी प्रायोरी का मतलब है पहले से जो कुछ बैलेंस स्थापित किए गए थे किसी इंसान के या किसी समाज के जो फ़ायदे के, और सोशल इंजीनियरिंग का इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, इनकी सोशल इफेक्ट का भी वर्णन इन्होंने नहीं किया और सोशल इंजीनियरिंग का नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा सोशोलॉजिकल स्कूल से अलग हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट किया, पूरी तरह से संयम रखा, साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि जो रिसर्च के द्वारा जो कुछ डेवलप होता है, जो कोई वर्क किया जाता है, उसी के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से फोकस किया है। द रियलिस्टिक अप्रोच जो थी जूरिस्प्रूडेंस की फील्ड में वो जो है मॉडर्न मानी गई थी। ये माना गया था कि जो रियलिस्टिक थे वो पूरी तरह से यूएस से बेस्ड थे। यूएसए का मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से वो रियलिस्टिक स्कूल का जन्म हुआ था। द थीसिस ऑफ रियलिस्टिक इज़ बेस्ड ऑन नोशन, जो लोगों की जो रियलिस्टिक लोग थे उनकी जो थीसिस थी, थीसिस बोलते हैं रिसर्च को, जो रिसर्च की गई थी वो धारणाओं पर की गई थी जो वास्तविक रूप में होती है। लॉ इज़ बट द साइकोलॉजी ऑफ कोर्ट्स डिटरमाइन, लॉ क्या है, वो वही चीज़ है जो कोर्ट्स के जो जजेज हैं वो अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको मानते हैं। द एग्रीगेट ऑफ द आइटम ऑफ जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्शंस, जो एग्रीगेट का मतलब होता है परसेंटेज जिसको निकालते हैं, जो एग्रीगेट वैल्यू है किसी भी लॉ की वो जुडिशियल जज के द्वारा या कानूनी गतिविधियों के द्वारा ही किया जाता है। लॉ वो है जो जज द्वारा डिसाइड किया जाता है। लॉ इज़ व्हाट द जजेस डिसाइड, लॉ वो है जो जज द्वारा डिसाइड किया जाता है। दे एम्फेसाइज द एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी, उन्होंने पूरी तरह से अनसर्टनिटी अनिश्चितता पर बल दिया और ये बात कही कि जो व्यक्ति की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको जो है जज करना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए कि मनुष्य की क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हमें आकलन करना चाहिए। तो ये बात जो है रियलिस्टिक थ्योरी में बात की गई कि जो वास्तविक में जो व्यक्ति है हमें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम व्यक्ति को समझ नहीं रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम जो है लॉ बना के लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि लॉ इज़ डिफाइंड नॉट एज ए सेट ऑफ द लीगल प्रोपोजिशन, लॉ जो है डिफाइन किया हुआ है लेकिन उसको आप कानूनी गतिविधियों में, प्रोपोजिशन में, कानूनी फल में नहीं ला सकते, कानूनी रिजल्ट में नहीं ला सकते, पर एक आधिकारिक एक्शन से उस लॉ को लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। द रियलिस्टिक अप्रोच टू लॉ इज़ ए पार्ट ऑफ सोशोलॉजिकल अप्रोच, जो रियलिस्टिक अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं सोशोलॉजिकल अप्रोच का पार्ट है जो मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। दैट इज़ वाई इट इज़ सम टाइम कोल्ड ए लेफ्ट विंग ऑफ सोशोलॉजिकल और फंक्शनल स्कूल, तभी तो इसको कई बार जो है सोशोलॉजिकल और फंक्शनल स्कूल ही बोला गया है। तो जो लाइन ऊपर मैंने रिपीट की थी वही मैंने नीचे की है क्योंकि ये लाइन एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी जा सकती है, तो आपको जो है ये लाइन माइंड में रखनी पड़ेगी। कौन सी वाली लाइन कि लॉ इज़ व्हाट द जजेस डिसाइड, जो लॉ वो है जो जजेस डिसाइड करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सम टाइम कॉल्ड द लेफ्ट विंग ऑफ सोशोलॉजिकल और फंक्शनल स्कूल। ये दोनों लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट्स प्राइम होम इज़ द यूएस, इसका प्राइम होम जो है यूएस है, क्योंकि जब हम नेट का एग्ज़ाम देंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो उसमें पूछ लिया जाता है कि ये रियलिस्टिक स्कूल है वो कहाँ की देन है, किस जगह उसका उद्भव हुआ, उसका ओरिजिन कौन है या कौन से कंट्री से उसका उद्भव हुआ। तो इस चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इन फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें पूछी जाती है, डिटेल्ड सब्जेक्टिव टेस्ट वो नहीं माना जाता। तभी तो हमें फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन उनको अच्छे से रटनी पड़ती है, उनको क्रैमिंग करना पड़ता है क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही हम यूजीसी नेट का या कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाते हैं। जैसे हम आईपीसी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए या सीआरपीसी का ले लीजिए, उसमें काफ़ी ऐसे सेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या हमारे टीचर या प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्री के एग्ज़ाम में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपकी टैलेंट को परखा जाता है कि आपने कितना स्टडी किया है, क्या आपने बेयर एक्ट को अच्छे से गो थ्रू किया है या नहीं किया, ये उस चीज़ पर डिपेंड होता है। तो हमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद है हमारा अगली स्लाइड। अगली स्लाइड क्या कहती है, ओरिजिन ऑफ रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
कि जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसका उद्भव कहाँ हुआ। आगे ने बात जो मैंने आपको बताई थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द रियलिस्टिक मूवमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ये मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि द रियलिस्टिक मूवमेंट जो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की वो क्या है, मीनिंग और वर्किंग है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये आप जो है अच्छे से करोगे। फिर बात आती है द मूवमेंट इज नेम्ड एज रियलिस्टिक बिकॉज दिस अप्रोच स्टडीड, कि जो ये अप्रोच है इसको स्टडीड बोला गया। किसका बोला गया, ये इसलिए बोला गया इसको रियलिस्टिक क्योंकि एक्चुअल जो वर्किंग है, एक्चुअल जो अनुभव है, उन अनुभवों के बेस पे ही रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन हुआ था। देयर आर मेनली 3 रीजन्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। 3 रीजन माने गए हैं रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ के एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उत्पत्ति के। सबसे पहला, इट वॉज एस्टेब्लिश एज ए रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन था, एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो सोशोलॉजिकल जूरिस्ट के बाद ये लगा कि समाज में लोग के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको लाया गया, ये इसका रीज़न बना। सेकंड कहता है कि इट वाज एस्टेब्लिश टू इग्नोर द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया गया था, जैसे हियरिंग ने थ्योरी दी थी, तो उस थ्योरी को इंजीनियरिंग के द्वारा पाउंड ने एडवोकेट कर दिया था। लेकिन एडवोकेट कर दिया किस थ्योरी का, सोशल इंजीनियरिंग का, और एक्चुअल में जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है उसको एडवोकेट करना था। इंटरेस्ट का मतलब है जो वास्तविकता है उसको तो देखना चाहिए, वो इसमें छोड़ दिया गया था। थर्ड रीज़न क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जजेस, द ह्यूमन फैक्टर इज़ द जजेस एंड लॉयर। फिर ये समझा जाने लगा, ये ज़रूरत महसूस हुई कि जब कोर्ट्स हैं या कोर्ट्स में जो जजेज अपॉइंट किए जाते हैं, उन जजेज और लॉयर्स को जो है मनुष्य के जो फैक्टर हैं, तत्व है, उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए। तो 2 प्रकार के स्कूल निकल के आए। फर्स्ट निकल के आया अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल और सेकंड निकल के आया स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल। अमेरिकन तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूएसए से निकला है, तभी इसको अमेरिकन स्कूल ऑफ रियलिस्टिक स्कूल बोला गया। स्कैंडिनेवियन का क्या मतलब है, स्कैंडिनेवियन जो होता है, 3 प्रकार के जो देश हैं, 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर जो स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनिश है। स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, या आप कुछ भी कह सकते हो कि मेनली डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, कुछ भी इनका ग्रुप मान सकते हो, यूरोपियन कंट्री है। वहाँ ये कुछ एक देश हैं, मेनली 3 हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, लेकिन उसके आगे भी कुछ एक कंट्रीज़ हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज़ होगी, डेनिश कंट्रीज़ होगी। वहाँ पर क्या है कि एक कल्चर को अडोप्ट किया गया है, एक कल्चर का नाम है स्कैंडिनेवियन, जो वहाँ पर लोकल यूजेस में आता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है सिस्टम कि जो हिंदूज़ की मैरिज होती है तो वो किस प्रकार से पूरे रीति रिवाज से सप्तपदी 7 फेरे दे के करवाया जाता है, तो ये हमारा एक कल्चर है, इसे क्या बोलते हैं, हिंदू कल्चर बोलते हैं। उसी तरीके से वहाँ पर एक ऐसा कल्चर है स्कैंडिनेवियन कल्चर, जिसके तहत वो तीनों के तीनों 3-4 जो राष्ट्र हैं वहाँ पर उसको फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर भी रियलिस्टिक स्कूल को काफ़ी बल मिला था, इसलिए इसको अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल और स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल 2 स्कूलों में डिवाइड किया गया है। जब आप बुक्स में ज़्यादातर जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल के बारे में ही डिटेल डिस्कशन बताया गया होगा। स्कैंडिनेवियन को बहुत कम ही यूज़ में लाया जाता है, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया बताना कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि जो रियलिस्टिक स्कूल है वो कितने प्रकार के हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रियलिस्टिक स्कूल जो वो 2 टाइप्स के हैं, 1 इज़ अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल एंड सेकेंड इज़ स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल। तो इस तरीके से जो रियलिस्टिक स्कूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे जो आप थ्योरेटिकल जो पेपर देते हो, सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर देते हो, उसमें ज़्यादातर नहीं पूछा जाता क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कई बार एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना होता है, वो सोचता है कि मुझे एक्चुअल में स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है या स्टूडेंट्स की कितनी के उन्होंने लगन से पढ़ाई करी है, अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो रियलिस्टिक स्कूल के ऊपर क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ के चलना, क्योंकि मेरा फोकस क्या है, आपको हर एक कंप्लीट करवाना सिलेबस, जितना भी सिलेबस है उसको भागा दौड़ी में नहीं करवाना। अगर हमारा जूरिस्प्रूडेंस
अब मुझे चैनल बनाए हुए तकरीबन 26 जून को मैंने बनाया था, तो अब 26 सितंबर को तकरीबन 3 महीने हो जाएंगे। और चैनल बनाने के शायद 4-5 दिन के बाद मैंने जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ कुछ और लेक्चर्स भी मैं अपलोड करती रही हूँ, अदरवाइज़ तो अब तक जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट ही हो जाता। लेकिन अभी भी जूरिस्प्रूडेंस की कम से कम 10 क्लासेज और लगेंगी। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस से मेरे अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा होगा। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि कमेंट्स मैंने ऑफ कर रखी हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाती हैं जिससे क्या है, मेंटली स्ट्रेस होने लग जाता है। तो मुझे लगा कि ऐसे कमेंट्स को ऐसे अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि फालतू का मैं सिरदर्दी रखूँ, क्योंकि मेरे पास आपके लिए जब वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि उन कमेंट्स की फालतू बकवास का मैं कोई आंसर दूं। इस वजह से मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपका मैसेज पढ़ने लायक होगा और अगर आपका मैसेज लॉ से रिलेटेड होगा, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा, तो मैं आंसर ज़रूर दूंगी। आगे अगली स्लाइड देखते हैं क्या कहती है। अगली स्लाइड में मैंने एक्सपोनेंट्स की एक टेबल बना दी है। फर्स्ट है अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल के मेन जो एक्सपोनेंट्स हैं कौन से हैं, होम्स, ग्रे और फ्रैंक। होम्स, फ्रैंक, इन दोनों के रिगार्डिंग मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस की जो यूजीसी नेट की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ओलिवर क्रोना, रॉस और हैगरस्ट्रॉम, ये जो हैं स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल के जूरिस्ट माने गए हैं, एक्सपोनेंट्स माने गए हैं। ओलिवर क्रोना तो मेरे हिसाब से सभी को याद रह ही जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो इश्यू चला हुआ है, तो ओलिवर क्रोना तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाओगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल है, होम्स की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में वो हम थोड़ा देख लेते हैं। एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, होम्स जो क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। होम्स प्लेड अ फंडामेंटल पार्ट, उन्होंने एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाई है राइटिंग में और एक लंबे टाइम पीरियड में। टेन्योर का मतलब लंबा टाइम पीरियड, यानी कि होम्स जो हैं जज की चेयर पर रह चुके हैं और उन्होंने एक लंबा टाइम जो है वो जज की कुर्सी को दिया है, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने जो भी काम किया राइटिंग में किया, इनकी जब जजमेंट्स लिखे थे तो राइटिंग में ही होंगे। इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज द एटीट्यूड ऑफ लॉ, तो लॉ का जिस प्रकार से नज़रिया बदला है होम्स ने अपनी राइटिंग के थ्रू, वो उन्होंने डिस्कस किया है। हिज एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट द लाइफ ऑफ द लॉ एक्सपीरियंस एज वेल एज लॉजिक एंड हिज व्यू ऑफ द लॉ एज प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डिसाइड स्ट्रेस द एम्पायरिकल एंड पैरामेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लॉ। उन्होंने पूरी तरह से ये बल दिया कि जीवन जो है हमारा अनुभवों पे आधारित होता है, लॉजिक पे आधारित होता है, कि अगर हमें कोई फैसला देना है तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लॉ कुछ ऐसा बना हुआ है जो लॉ उस सोसाइटिकल चेंज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या करते हैं जजेज अपनी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं जिससे क्या है कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो उन्होंने ये बात कही कि लॉ जो है प्रेडिक्शन में भी होता है, कि कई बार हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जब लॉ में इस प्रकार से चेंजेस आ जाएंगे, हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा, हर एक व्यक्ति को सुविधाएं मिलेगी, तो हम कुछ प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, उसी के बेस पे जजमेंट दिए जाते हैं। पैरामीट्रिकल एस्पेक्ट, एम्पायरिकल का मतलब डिटेल डिस्कशन किया गया, पैरामीटर का मतलब अलग अलग तथ्यों को आंक कर जो जजमेंट दिया गया वो इनके द्वारा दिया गया, इन्होंने उस चीज़ पर बल दिया। एंड ही सेड दैट, इन्होंने हमेशा ही कहा है, वन विशेज टू नो व्हाट द लॉ, अगर कोई चाहता है कि लॉ क्या है तो सबसे पहले उसको जो है थ्रो द आइज ऑफ ए बैड मैन हु इज ओनली कंसर्न विद द, सबसे पहले उसे जो है एक बुरे आदमी की तरह सब कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो जाती है तो उसमें एक बुरा आदमी कैसा सोचता है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ इज़ दैट, जो परंपरागत जो ब्यौरा है लॉ का वो जो है रूल्स में ही डिसाइड किया गया है, फ्रॉम विच डिडक्शंस आर मेड, जिससे कि अलग अलग डिडक्शन, अलग अलग छूट जो है दी जाती है। ही सेज, उन्होंने कहा, बट इफ़ वी टेक द व्यू ऑफ अ फ्रेंड, अगर हम अपने मित्र का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मित्र के हिसाब से देखते हैं उस बुरे आदमी को, हम ये देखेंगे कि वह जो है हमेशा ही गलत एक्टिविटी में नहीं रहता, बट दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू नो वट मैसाचुसेट्स ऑफ इंग्लिश कोर्ट्स, ये मैसाचुसेट्स एक जगह का नाम है, वहाँ की जो इंग्लिश कोर्ट है वो किस प्रकार का नज़रिया रखती है। तो कहता है कि अगर आपको लॉ को समझना है ना तो आप एक बुरे व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके समझो, आपका वो दोस्त नहीं है, एक बुरा आदमी, आप उस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हो। उसके बाद जब आपको ये लगता है कि वो आपका दोस्त है तो आपका क्या है नज़रिया, आपका प्रेडिक्शन, आपका बिहेवियर,
आपका व्यवहार, आपका व्यू, हर कुछ चेंज हो जाएगा। जब कोई बुरा आदमी आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपका नज़रिया बदल जाएगा कि एक्चुअल में वो बुरा नहीं है, किन कंडीशन में वो बुरा बना है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो यही होम्स कहते हैं, क्योंकि वो जज रह चुके हैं तो उन्होंने सब कुछ देखा है, सब एक्सपीरियंस किया है, क्या लॉ होता है, क्या कोर्ट्स के अंदर फैसले किए जाते हैं, किस प्रकार के जजमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वह सारा का कुछ जो उन्होंने डिस्कशन में किया है। अकॉर्डिंग टू होम्स द लॉ इज़ व्हाट कोर्ट्स डू। होम्स के अनुसार कानून वो चीज़ है जो कोर्ट में होती है। आज क्या है कि हमारे सीआरपीसी में काफ़ी ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जो एक्चुअल में कोर्ट्स में फॉलो ही नहीं होते। तो कानून क्या हुआ, जो बुक्स में है वो हुआ, या जो प्रैक्टिकली कोर्ट में होता है वो हुआ। अब आप खुद ही माइंड लगाइए, जो प्रैक्टिस में है वो तो खास तौर पर इसको समझ गए होंगे कि जो बुक्स में लिखा होता है और कोर्ट में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो प्रैक्टिस की जाती है, बोथ आर एट डिफरेंट फुटिंग। दोनों अलग अलग फुटिंग पे हैं, दोनों का अलग अलग नज़रिया है। जो बुक्स में है वो कोर्ट में होता नहीं है, और जो कोर्ट में होता है वो आधे से ज़्यादा बुक्स में मिलता नहीं है। अनटिल अ कोर्ट हैज़ पास जजमेंट ऑन सर्टेन फैक्ट, जब तक कि कोर्ट कुछ विशेष तथ्यों पर फैसला नहीं देती, कोई विशेष सब्जेक्ट जो है सामने नहीं आता, एग्जिस्टेंस मतलब सामने नहीं आता, तो लॉयर की ओपिनियन जो है वो कुछ और होती है, और उसी के बेस पर ही कोर्ट जो फैसला दे देता है। कि जब तक कुछ तथ्य सामने नहीं आते, सबूत सामने नहीं आते, गवाह सामने नहीं आते, तो लॉयर जो दलीलें देता है उसी दलीलें के बेस पे जजमेंट दे दिया जाता है। तो ये जो नज़रिया था, ये नज़रिया था होम्स का। अब बात आती है ग्रे की। ग्रे क्या है? अनदर पायनियर ऑफ अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल के दूसरे पायनियर हैं, जनक हैं, जन्मदाता कह सकते हो। हु मेड ए डिस्टिंक्शन, उन्होंने एक भेद बना दिया लॉ और सोर्स ऑफ लॉ के बीच में। कानून और कानून का स्रोत क्या है, दोनों के बीच में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द लॉ इज़ व्हाट द जजेस डिसाइड, लॉ वो है जो जज डिसाइड करते हैं। एवरीथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी जो स्टैट्यूट में है, जो एक्ट में लिखा है, वो केवल एक सोर्स ऑफ लॉ है, वो सिर्फ एक कानून का स्रोत है। अगर वो लॉ बनेगा तो तब बनेगा जब इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट हो जाएगी, तभी तो ये रियलिस्टिक स्कूल है, तभी तो ये बात कर रहा है रियलिटी की, कि आप रियलिटी को देखिए, लॉ बुक्स में क्या लिखा हुआ है और एक्चुअल में क्या वो प्रैक्टिकली किया जाता है, उन दोनों का डिफरेंस को समझाने का रियलिस्टिक स्कूल के जो जूरिस्ट हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने डिफाइन किया कि लॉ जो है क्या होता है, लॉ किस प्रकार का होता है। द लॉ द कोर्ट ऑफ द स्टेट और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ द रूल्स, कि जो स्टेट है और जो एक व्यवस्थित संस्था है कोई, वो कानून के द्वारा, नियमों के द्वारा बंधी हुई है। दैट इज जुडिशियल ऑर्गन ऑफ दैट बॉडी, तो उसे जो है कानूनी एक ऑर्गन क्या कहते हैं, बॉडी का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको ऑर्गन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जुडिशियली एक हिस्सा है उस बॉडी का जो लीगल राइट, लॉ की बॉडी का, यहाँ पर बॉडी क्या है, पूरा का पूरा स्टैट्यूट है, लॉ है, और उसका हिस्सा क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उसका हिस्सा है। कहता है वही डिसाइड करता है कि व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज। ही सेड ऑफ द स्टैट्यूट दैट, उन्होंने ये बात कही कि जो स्टैट्यूट होते हैं वो ये कहते हैं कि द कोर्ट्स पुट लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। जो कोर्ट होती है उसकी ड्यूटी है कि जो स्टैट्यूट, जो कानून के कुछ मृत शब्द हैं, मृत शब्द का मतलब है जिनको इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कंफ्यूजिंग शब्द हैं, इनकन्सिस्टेंसी है जिनके बीच में, वो शब्द क्लियर नहीं है, उन क्लियर को आप मृत ही मान के चलोगे जब तक कोर्ट के द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता। जो दूसरे कोई स्रोत हैं जिसमें कि एक्सपर्ट की ओपिनियन आ गई, मान लो कि कोई लॉ है और लॉ का कोई जूरिस्ट है, उसने कोई ओपिनियन दे दी, या कोई कस्टम आ रहा है, पुराने टाइम से कुछ कस्टम चले आ रहे हैं, या कोई ऐसा लॉ है जो पब्लिक पॉलिसी के तहत बना हुआ है, तो कहता है कि वो लॉ तब तक मृत है जब तक उसकी इंटरप्रिटेशन ना की जाए। तो ये भी क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, ये भी तो एक इंटरप्रिटेशन ही तो है। कस्टम क्या है, ये भी तो एक इंटरप्रिटेशन है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। पब्लिक पॉलिसी क्या है, जो जनता के लिए जो नीतियाँ बनी, वो नीतियाँ क्या है, वो भी तो ये इंटरप्रिटेशन ही तो बताती हैं। जब कई बार कुछ इंटरप्रिटेशन जजेस करते हैं वो इन्हीं के बेस पे तो करते हैं। सोर्स ऑफ लॉ है ये, एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये तो सोर्स ऑफ लॉ में नहीं आता। जो कस्टम है वो सोर्स ऑफ लॉ है, पब्लिक पॉलिसी है वो भी सोर्स ऑफ लॉ है। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप सोर्स ऑफ लॉ को साइड में निकाल दोगे। अगर आपने कोई इंटरप्रिटेशन करना है तो वो इंटरप्रिटेशन इस बेस पे होता है कि इंटरप्रिटेशन करते हुए
मनुष्य को किसी प्रकार की, यानी कि जो जजेज है उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर जजेस को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है तो वो उसकी ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। यही बात जो है ग्रे का व्यू कहता है। फ्रैंक ने क्या बात की? फ्रैंक की बुक का नाम आपको याद करना है, जो एग्जाम में आ जाती है। फ्रैंक की बुक क्या है? लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। तो फ्रैंक की बुक का नाम है लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसको आपने याद करना है। फ्रैंक एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी ऑफ लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। फ्रैंक ने क्या करा? जो थ्योरी ऑफ लॉ है, लॉ की जो सारांश है, लॉ की जो व्याख्या है, उसको और जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया। हिज एंटायर थीसिस, उनका पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो पूरी तरह से एक पॉइंट पर ही बेस्ड थी। उनका एक पॉइंट था, लॉ इज़ अनसर्टन। लॉ अनिश्चित है और लॉ जो है सिर्फ एक मिथ है, धारणा है, लॉ कुछ नहीं है। लॉ जब तक कोर्ट में इंटरप्रेट नहीं किया जाता तब तक लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। जब कोर्ट में उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी तो लॉ जो है एक लॉ की फॉर्म में आ जाएगा। तो यही रियलिस्टिक का अनुभव है। फ्रैंक इंसिस्ट दैट देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ रियलिस्टिक। फ्रैंक ने ये बात कही कि रियलिस्टिक के दो ग्रुप हैं। पहला वो है जिसमें रूल जो हैं सेप्टिक है। सेप्टिक का मतलब संदेह से भरे हुए हैं। संदेह का मतलब आप मान के चलोगे जिस पे शक है, जो क्लियर नहीं है। एज ही कॉल्स दैम हु रिगार्ड लीगल अनसर्टेनिटी। तो लॉ में क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, जो सिर्फ पेपर रूल्स हैं, जो पेपर्स में रूल्स ऑफ लॉ हैं कि कागजों में लिख दिया कि आपके रूल्स ऑफ लॉ हैं। एंड हु सीक टू डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी, और उनमें एकजुटता लाने की प्रयास किए जाते हैं। जो किसके द्वारा किए जाते हैं? जुडिशियल बिहेवियर के द्वारा। जो जजेस के व्यवहार है, जजेस के फैसले हैं, उनके द्वारा उनको सही लागू किया जा सकता है। पहला तो रूल सेप्टिक की बात कही, जो रूल है वो सबके घेरे में है। दूसरा फैक्ट सेप्टिक की बात कही कि जब कुछ फैक्ट सामने आते हैं कोर्ट में तो वो भी सबके घेरे में होते हैं। उनका क्लियर नहीं होता कि क्या ये फैक्ट सही है, क्या जो प्लेंटिव बोल रहा है दैट इज़ राइट, वेदर द डिफेंडेंट सेड दैट इज़ राइट। तो वो कन्फ्यूज़न अराइज हो जाता है उस टाइम में। कह रहा है उस टाइम में जो प्राइमरली ज़्यादा कोर्ट डिसीजन होता है अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसका अनुमान नहीं लगाया जाता। कोर्ट का जो जजमेंट है वो उन्हीं फैक्ट्स के यूलिसिवनेस पे होता है, उन्हीं संदेहात्मक जो फैक्ट्स हैं, संदेह से भरे हुए जो तथ्य हैं, उन्हीं पर आधारित होता है। द फॉर्मर ही सजेस्ट, उन्होंने सुझाव दिया कि मेक द मिस्टेक ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अपेलेंट कोर्ट। अब जो मिस्टेक्स हो जाती है जजेस के द्वारा, वो फिर कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं? वो सोचते हैं कि जब अपील में मैटर जाएगा तब हम उसका जो है निदान कर लेंगे, उसका जो हल है वो निकाल लेंगे। वेयर एज इट इज़ टू एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रायल कोर्ट्स, ये ट्रायल कोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स के कुछ एक्ट होते हैं। दैट अटेंशन नीड्स टू बी डायरेक्टेड, जो उनकी अटेंशन का मतलब है जागरूक करना, जिससे कि उनको वो एक्टिव हो जाते हैं किसी मामले में और उसको काम करने के लिए डायरेक्ट हो जाते हैं। ये टी जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। टू दिस स्टेटमेंट लियोड ने ये बात कही है। लियोड की स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ करनी पड़ेगी। लियोड ने ये बात कही है कि नो डाउट देयर इज़, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देयर इज़ फोर्स ऑफ द कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब है विचार। जो हमारी इंटेंशन और कंटेंशन में अलग अलग मीनिंग है। इंटेंशन का मतलब है कि जब हमारी कुछ करने की इच्छा हो। कंटेंशन का मतलब है कि जो हम करना चाह रहे थे। कह रहा है कि वो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है कि इन्होंने ये बात कही है कि लॉ ऑफन डिसॉल्व अवे बिफोर डिसीजन। लॉ जो है डिसीजन से पहले जो डिसॉल्व हो जाता है, मिट जाता है, किसी काम का नहीं। ऑन द फैक्ट क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से दूर होकर दैट द मेजोरिटी ऑफ केसेस इन्वॉल्व नो डिस्प्यूटेड लॉ एट ऑल। ज़्यादातर केसों में क्या है, लॉ को जो है, लॉ का जो डिस्प्यूट है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ लॉ जो है खुद ही इनकन्सिस्टेंट होता है, लॉ की खुद की कोई वैल्यू नज़र नहीं आती, लॉ ऐसे लगता है धुंधला सा हो गया, लॉ की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उस मामले में जजेस ही सब कुछ डिसाइड कर पाते हैं। तो ये बात जो है फ्रैंक ने कही है। उसके बाद है हमारी अगली स्लाइड। अब आती है बात स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल। प्रोफेसर डायस इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ नो स्कूल। प्रोफेसर डायस का तो ये कहना है कि स्कैंडिनेवियन रियलिज्म नाम का कोई स्कूल ही नहीं है। द पीपल बिलोंगिंग टू सच ए ग्रुप हैव सर्टन डिफरेंस। जो इस टाइम के जो लोग हैं, जो ये मान लो उनके ज्यूरिस्डिक्शन तीनों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि स्कैंडिनेवियन जो है वो किसी प्रकार से रियलिस्टिक स्कूल की कैटेगरी में आएगा। द अप्रोच ऑफ द स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक सॉरी, जो अप्रोच है
जो व्याख्या है स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल की, वो जो अब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक जगह टिकी हुई है, फिलोसफी पर बेस्ड है, पूरा का पूरा उनके दर्शन शास्त्र उन्होंने भरा हुआ है। अनलाइक जैसे रियलिज्म जो है, अमेरिकन रियलिज्म तो कहता है कि सब कुछ रियलिटी है, जजेस ही सब कुछ करते हैं और जो प्रैक्टिकली होता है वही मान्य है। लेकिन ये जो लोग हैं स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक स्कूल के जो जनक हैं या जो ज्यूरिस्ट हैं, वो तो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते रहते हैं इन विचारों का, तो इनको आप रियलिज्म का पार्ट ही नहीं मान सकते। तो ये बात किसने कही थी कि ये रियलिज्म का पार्ट नहीं है? प्रोफेसर डायस ने। स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आइडिया को रिजेक्ट करने में, स्कूल के नेचुरल लॉ के स्कूल के आइडिया को वो रिजेक्ट करते हैं। ओलिवर क्रोना जो है इसका ज्यूरिस्ट है, एक्सपोनेंट, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओलिवर क्रोना, लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन, की लॉ को डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। ही सॉट टू इन्वेस्टिगेट द लॉ, उनका कहने का मतलब है कि लॉ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, एंड नॉट द नेचर ऑफ लॉ सिंस सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेचर, कि जब तक उस लॉ को आप एग्जामिन नहीं करो तब तक आप ये अजम्पशन, ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो किसके लिए बना हुआ है। उन्होंने इंसिस्ट किया, इस बात के लिए इंसिस्ट किया कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन की बात करी है, किन्होंने करी है? ओलिवर क्रोना ने। इन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉ है उसकी बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए। जब तक लॉ को आप बाइंडिंग फोर्स में नहीं लेके आओगे, जब तक लॉ जो है बाइंड नहीं करेगा, लोगों को उसे मानने के लिए मजबूर नहीं करेगा, तब तक आप उसे लॉ नहीं मान सकते। तो इस मायने से अगर ये डेफिनेशन हम देखे जाए बाइंडिंग फोर्स की, इसका मतलब ये जो स्कैंडिनेवियन स्कूल है, मैं भी इससे फिर सहमत हो जाती हूँ कि ये रियलिस्टिक स्कूल की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। जब ये बाइंडिंग नेचर की बात करता है, जब तक उसको प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तो आप रियलिज्म में कैसे उसको फॉल कर दोगे? तो कुछ हद तक जो है ये स्कूल है, लेकिन तभी तो जो अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल है उसकी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे हल्का सा, जहाँ मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये आपको पॉइंट क्लियर करवाना चाहिए कि अगर आपको मैं पढ़ाऊंगी नहीं और अगर आप मान लो पूरी तरह मेरे इस लेक्चर पर ही डिपेंडेंट हो, आप कहीं से कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो, डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन स्कूल किस प्रकार का स्कूल था। जो ओलिवर क्रोना उन्होंने रिजेक्ट करा, फिर कहता है कि जो बाइंडिंग फोर्स है ना लॉ के पीछे, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। ये बात कही कि द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, कि लॉ की खुद की बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए, लॉ के पीछे जो बाइंडिंग फोर्स है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। कहता है कि जो लॉ बना है, अब बात आती है समझ में कि उस तथ्य से लग रहा था कि रियलिस्टिक स्कूल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अब ये इस बात से समझ में आ रहा है कि रियलिस्टिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। ये रियलिस्टिक स्कूल से कैसे हुए जुड़े लगे मुझे? मैं जो है जो भी पढ़ रही हूँ या जो बता रही हूँ, मैं दूसरे की व्यूज़ पे नहीं चल रही, मेरा खुद का वहाँ पर क्या व्यू आता है, मैं कुछ हद तक वो भी उसमें इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने ये बात कही है कि लॉ के पीछे की बाइंडिंग फोर्स है, उसको तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वेरी गुड, क्योंकि लॉ के पीछे जिस मकसद से उसको लाया गया वो बाइंडिंग फोर्स तो नहीं लागू होनी चाहिए, लेकिन लागू क्या होना चाहिए? द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, उस लॉ की जो बना है, जिसको कोर्ट में इंटरप्रेट कर दिया जाएगा, उसकी बाइंडिंग फोर्स की बात हो रही है। दो रियलिज्म की ही बात यहाँ पर हो रही है। इन्होंने ये बात कही कि बाइंडिंग फोर्स जो स्टेट की इच्छा पे नहीं होनी चाहिए, और द अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसके जो है अनप्लेजेंट, दुख से भरे हुए, अनप्लेजेंट होता है, प्लेजेंट होता है खुशी से भरे हुए, दुख से भरे हुए परिणाम निकले और जिससे लॉ को तोड़ा जा सके। इनके अकॉर्डिंग लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप स्टेट की जो मर्जी थी उन्होंने लॉ बना दिया, लेकिन वो लॉ जो है लोगों को इतनी तकलीफ में लेके आ गया कि अब वो जो है लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे। तो कहते हैं ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए, ऐसे लॉ को ये रिजेक्ट करते हैं। फिर द बाइंडिंग फोर्स जो है वो उस लॉ की वैलिडिटी में होना चाहिए, और जब तो उस लॉ को इनवैलिडिटी क्लियर कर दिया जाता है तो उसकी जो बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग का मतलब है जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन बाइंड करता है कि आप जैसे कोरोना का काल आया हुआ है तो इस काल में आप घर से बाहर नहीं निकलोगे अगर आपको होम क्वारंटाइन के ऑर्डर दे दिया गया। तो ये क्या है? बाइंडिंग फोर्स है। तो कह रहा है कि अगर वो बाइंडिंग फोर्स इनवैलिड है, एक नॉर्मल बंदे को आप क्वारंटाइन कर रहे हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। कहता है फिर उसकी कोई डिमांड नहीं रह जाएगी। तो इन्होंने ये बात कही कि जो राइट है वो एक होलो वर्ड है। होलो वर्ड का मतलब खोखला शब्द है और वो लीगल प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ राइट को दूर करके। अगर आप ये कह दो कि ये राइट है और आपको राइट मानने पड़ेंगे, आपके ये राइट अपने हैं और इन राइट के अलावा कुछ नहीं मान सकते, तो कह रहा है उस मैटर पर जो है आप उस कंसेप्ट को क्लियर करे बिना जो है राइट को नहीं थोप सकते। अगले जो इसके ज्यूरिस्ट हैं, एक्सपोनेंट्स हैं,
रोज जो एक डैनिश यानी कि डेनमार्क की जूरिस्ट है, उन्होंने पूरी तरह से नॉर्मेटिव नॉर्म्स रूल्स नियम उन पे बेस्ड लॉ को माना। उन्होंने जो नॉर्मेटिव लॉ हैं जो रूल्स पर बने हुए हैं और डिस्क्रिप्टिव है जिनकी व्याख्या की जाती है लॉ की, उन दोनों में डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया जो उनकी काफ़ी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए वो किताबें यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन इंटरप्रेटिंग द लॉ, ये लॉ के इंटरप्रिटेशन में इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि वो सामाजिक तथ्यों पर आधारित हो, क्योंकि ये कुछ मायने में सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी और सोशल इंटरेस्ट थ्योरी के अगेंस्ट सिस्टम चल रहा है। तो कह रहे हैं कि वो ये मानते थे कि जरूरी नहीं कि जो लॉ को इंटरप्रिटेशन किया जाए वो सामाजिक धारणाओं के हिसाब से किया जाए। कई बार क्या है जो कोर्ट की पोजीशन और कोर्ट के आदेशों के हिसाब से भी लॉ को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। फिर लास्ट बच गए हमारे हैगलस्टॉर्म को माना जाता है कि वो धर्म को मानते थे और धार्मिक तरह के एक एक्सपोनेंट्स थे, फिलोसोफिकल थे, वो फिलोसफी को मानते थे। मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ लॉ, वो मानते कि लॉ जो है वो परमात्मा की देन है। उनका ज़्यादातर जो काम था वो जजिस के जो काम है, जजिस के जो फैसले हैं उसमें कमियां निकालने का ही रहा है। उनका जो एनालाइज है, उन्होंने जो भी एनालाइज किया वो पूरी तरह से हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल और कंसेप्ट बेस्ड था। उन्होंने एम्पेरिकल को नहीं माना, तथ्यों को नहीं माना। जैसे कि अमेरिकल जो जूरिस्ट थे, एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जब एक थ्योरी होती है, एम्पेरिकल थ्योरी का मतलब है कि जिसमें आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, तो इन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। उन्होंने अलग अलग जो जजिस थे, जूरिस्ट थे, उनके एम्पेरिकल जो फाउंडेशन थे, उनके राइट्स, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। और जो कानून के अंदर जो एक मनोवैज्ञानिक महत्व होता है, साइनिफिकेंस होता है, उन पर इन्होंने बल दिया। उनके अनुसार वन फाइट बेटर इफ वन बिलीव दैट, एक लड़ाई जो है आवश्यक है अगर वो ये विश्वास करता है कि उसका दूसरी तरफ अधिकार है। अगर कोई अधिकार है किसी व्यक्ति का और उसके लिए अगर वो लड़ाई कर रहा है तो कह रहा है कि वो लड़ाई उसकी आवश्यक है और उसे करनी भी चाहिए। ही एक्सटेंसिवली स्टडीड द ग्रीक एंड रोमन लॉ को उसने डिटेल में डिस्कस किया, उसके हिस्टोरिकल कंसेप्ट को उन्होंने माना। वो क्लासिकल लॉ, मॉडर्न लॉ को जो है विश्वास करते थे और वो रिचुअल को मानते थे। रिचुअल का मतलब जो रिवाज है, परंपराएं, उनको मानते थे। तो कुछ हद तक ये जो है हिस्टोरिकल से इन्फ्लुएंस थे। अकॉर्डिंग टू हिम द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड रिचुअल इज जस्ट लाइक द बिटवीन लिकर एंड द कंटेनर। कहता है कि रीति रिवाज और लॉ का संबंध वैसा है जैसा संबंध कंटेनर, बोतल में दारू का। जैसे बोतल में शराब होगी और उस बोतल के बिना शराब को नहीं संभाल के रखा जा सकता, उसी प्रकार से रीति रिवाजों के बिना आप कानून को नहीं संभाल सकते। वन कैन नॉट ड्रिंक द कंटेनर, एक व्यक्ति कंटेनर को नहीं पी सकता, एक व्यक्ति लॉ को नहीं पी सकता। बट यानी कि कहने का मतलब है एक व्यक्ति लॉ को नहीं चल मान सकता अपनी लाइफ में, बट इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू बी एबल टू ड्रिंक द लिक्वर, पर वो लिक्वर पी सकता है, यानी कि जो रिचुअल्स हैं उनको वो निभा सकता है। हैगलस्टॉर्म ने जो गुड और बैड का जो आइडिया था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनके अनुसार हर एक लॉ के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू होता है, कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई उद्देश्य की वजह से किसी लॉ को लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ये ओलिवर स्टॉर्म, रॉस और हैगलस्टॉर्म है, इन तीनों के व्यू डिफरेंट हैं। इसीलिए तो जो प्रोफेसर डायस ने ये बात कही थी कि जो ये स्कैंडिनेवियन जो स्कूल है, रियलिस्टिक स्कूल है, इनके खुद के जो जूरिस्ट एक्सपोनेंट्स हैं उन्हीं के व्यू आपस में नहीं मिलते, तो इस स्कूल को हम रियलिस्टिक स्कूल की कैटेगरी में मानते ही नहीं हैं। तो कुछ हद तक इसी वजह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि हैगलस्टॉर्म जो है वो हिस्टोरिकल को मानते हैं, रिचुअल को मानते हैं, स्पिरिचुअल टाइप के ये व्यक्ति हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को माना। और जो रोज थे वो कहता है बुक्स में कुछ नहीं है, जो भी डिस्क्रिप्टिव लॉ है उनके बीच में डिफरेंस रख दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, इस वजह से ही जो डायस ने ऐसी बातें कही हैं। तो आज का हमारा कंसेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। दिस इज़ द मेन क्रक्स, ये आज का मेन क्रक्स है। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल के एक्सपोनेंट्स कौन थे। होम्स, ग्रे, फ्रैंक, HGF, स्कैंडिनेवियन के ओलिवर क्रोना, रॉस और हैगलस्टॉर्म। तो आज का हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग जो स्कूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, वो बुक्स की सिर्फ मैं आपको स्लाइड में ही शो करवाऊंगी और एक बार गो थ्रो कर दूंगी, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वो बुक्स जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और उसके बाद जो हम अगला हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो हम सोर्स ऑफ लॉ पे डिस्कस करेंगे, जो जूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है।
सोर्स ऑफ लॉ डिटेल में पूछ लिया जाता है, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसको दिया है, तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हमारा रह गया थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट रह गया। थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बात आ जाती है लीगल पर्सनैलिटी की, ऑनरशिप का, पोजेशन का। तो कम से कम 5 टॉपिक हमारे रह गए हैं और कम से कम उसमें 10 लेक्चर आराम से बनेंगे। विदाउट 10 लेक्चर्स दैट कंसेप्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड ब्रॉडली विदाउट डाउट। बिना डाउट के हम उन कंसेप्ट को ब्रॉडली डिटेल में डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे। तो 10 लेक्चर कम से कम आप मान के चलिए। अगर डेली का एक लेक्चर अपलोड कर पाती हूँ तो 10 दिन का काम है, और डेली का एक लेक्चर जो अगर अपलोड नहीं हो पाता तो दैट इज़ ऑफ 20 डेज। तो अभी 20 दिन का टाइम हम मान के चलते हैं कि और लग जाएगा, क्योंकि मैं अभी आईपीसी को मैंने छोड़ दिया है। अभी सिर्फ राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैं थोड़ा सा कवर करवाऊंगी। आईपीसी को भी मैं नहीं छेड़ रही हूँ, टच में नहीं ला रही हूँ। एसआरए को भी मैं अभी छोड़ रही हूँ। अभी तो क्या है, अगर बीच में टाइम लगा तो 2 या 3 दिन के बाद एक लेक्चर एसआरए का मैं ले सकती हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आर्टिकल 14 पूरा करना है। उसके बाद मुझे यूजीसी नेट की सीरीज चलानी है जब तक पेपर नहीं हो जाते। अगर नियर बाय पेपर होंगे तो, अगर पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं दिसंबर तक, तो मैं नेट्स की जो सीरीज़ है वो हफ्ते में 1 या 2 ही जो है उसके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी और फिर हमारा कंटिन्यू हम करेंगे। अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इतना कुछ कंसेप्ट रहता ही नहीं ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो वो एक सब्जेक्ट हमारा बंद है। फिर हमारे 3 ही कंटिन्यू चलेंगे, एसआरए चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और आईपीसी चलेगा। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सोचते हो कि मैडम बोर बहुत करती है, एक्स्ट्रा बातें बहुत बोलती है, पर क्या करूँ, ये भी बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपको थोड़ा सा मेरा शेड्यूल भी पता लगता रहे। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम ये आपने वीडियो देखा है और आपको लगता है कि इस वीडियो में वाकई में कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी वीडियो मिल जाए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर मेरे वीडियो पे व्यूअर्स कम आते हैं तब भी मेरे वीडियो इसी तरीके से डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। अगर व्यूअर्स बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं बढ़ पाते तो मेरी प्लानिंग है कि अब मैं डेली के 2 वीडियोज़ डेली अपलोड करूँगी। अगर 2 नहीं कर पाई, अगर एक वीडियो लेंथी हो जाता है, 30 मिनट से अबव हो जाता है, तो मैं दूसरा अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन अगर पहला वीडियो 20 मिनट्स 25 मिनट्स का रह गया तो मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी, जिससे हमारी जो सिलेबस है वो भी फास्टली कंप्लीट हो जाए और हम जो अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो इस कोरोना के इश्यू में आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।